नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह 7वां लेक्चर का पहला भाग है और इस भाग में हम देखेंगे कि CS प्रो पर जो एप्लीकेशन हमने अब तक बनाया और उसमें डेटा इंटर किया, ये डेटा हम CS प्रो पर हम एप्लीकेशन हम लोगों ने डेवलप किया और उसमें डेटा इंटर किया। ये डेटा CS प्रो किस तरह से अपने अंदर सेव करता है, ये जब हम इसे सेव कर देते हैं तो ये डेटा एक एक केस का हमें दिख रहा है। जब भी हम चाहें तो एक केस का डेटा हम देख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट डेटा अगर हम एक जगह देखना चाहते हैं कि ये डेटा किस तरह से रखा है, जैसे एक्सेल में आप देखते हैं, एक्सेस में देखते हैं, तो ये डेटा किस तरह से CS प्रो अपने पास रखता है, ये अगर हम देखना चाहें तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बड़ी आसानी से इसलिए देख सकते हैं क्योंकि CS प्रो डेटा टेक्स्ट के रूप में रखता है। अदर एप्लीकेशन जैसे एक्सेल, एक्सेस, ये सब डेटा को टेक्स्ट के रूप में नहीं बल्कि बाइनरी फॉर्म में रखते हैं डेटा को। और इसीलिए अगर आपके पास कोई एक्सेल से बनाई हुई फाइल है तो आपके पास एक्सेल का एप्लीकेशन होना चाहिए या वो एप्लीकेशन होना चाहिए जो एक्सेल को समझता है। यानी ये जितने भी एप्लीकेशन हैं, एक्सेल, एक्सेस, ये सभी एप्लीकेशन आपको अगर इस पर आप किसी के एक्सेल में खोलने जाएं तो ये किन के साथ कंपैटिबल है, उसकी एक पूरी लिस्ट देता है कि इन सब तरह के डेटा को मैं पढ़ सकता हूं। और उसी तरह से जब आप सेव करने जाते हैं तो किन को वो अपने डेटा को पढ़ने के लिए देगा, वो उसको अगर जानना है तो आप इस सेव एज में देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मेट में एक्सेल का डेटा वो देने को तैयार है और उसको कुछ खास एप्लीकेशन ही पढ़ सकते हैं। तो ये जो बाइनरी फॉर्म में डेटा जब हम अगर रखते हैं तो बाइनरी फॉर्म का डेटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको लिमिटेड एप्लीकेशन ही पढ़ सकते हैं। लेकिन CS प्रो जो हमारे पास डेटा देता है वो हमें टेक्स्ट फॉर्म में डेटा देता है। और टेक्स्ट फॉर्म में खासियत ये है कि उसे कहीं भी कोई भी डेटा प्रोसेसिंग करने वाला अगर सिस्टम है या एप्लीकेशन है तो टेक्स्ट फाइल जरूर पढ़ लेता है। और इसलिए CS प्रो अपने डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में रखता है। तो ये तो बड़ी आसान अच्छी बात है कि CS प्रो डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में रखता है और इसे कहीं भी पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास CS प्रो हो या ना हो। लेकिन अब जटिल बात यह है कि CS प्रो टेक्स्ट में डेटा तो जरूर रखता है, लेकिन उसे बड़ी आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता। अगर हम आपको इसी डेटा को दिखाएं कि ये डेटा कैसे रखा है, तो कोई चूंकि टेक्स्ट में डेटा रखा है और उसको किसी भी एप्लीकेशन में हम खोल के देख सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एक माई डेटा के नाम से हमने वो डेटा सेव किया था अपने जो फोल्डर में डी के भीतर हमारा जो HHSBY का फोल्डर था, उसके भीतर हम लोगों ने एक माई डेटा TXT ये हमने अपना डेटा बनाया। और जिस डेटा को हम यहाँ पर देख रहे हैं तो ये myData.txt का डेटा है। इस डेटा को हम चाहें तो वर्ड में खोल के देखें, चाहे नोटपैड में खोल के देखें। अच्छा होता है कि CS प्रो के अंदर ही एक यूटिलिटी है टेक्स्ट व्यूअर, उसमें आप इसे खोल के देखें। टेक्स्ट व्यूअर की खासियत ये है कि ये बड़े से बड़ा 2 GB तक का अगर डेटा है तो उसे भी खोल के दिखा देता है, जो कि आपको हालांकि टेक्स्ट डेटा है, अगर आप उसे वर्ड में या वर्ड पैड या नोट पैड में खोलने की कोशिश करेंगे इतने बड़े डेटा को नहीं दिखा सकता। प्लस और भी कई अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि टेक्स्ट व्यूअर में सिर्फ डेटा को देख सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते। अगर वर्ड में खोला डेटा को और उसमें कहीं गलती से आपने कुछ डिलीट कर दिया तो वो डेटा करप्ट हो सकता है। लेकिन
टेक्स्ट व्यूअर में ये संभावना नहीं रहती, इसलिए टेक्स्ट व्यूअर में आप खोल के डेटा को देख सकते हैं। और टेक्स्ट व्यूअर में जब हम इस डेटा को खोल के देखते हैं तो वो इस फॉर्म में दिखाई देता है, और इसको देखने से ये लगता है कि इसे ये तो कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये लिखा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रूल आपको बता दूं तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे ये लिखा क्या है इसने। यानी CS Pro रूल ये है कि CS Pro डेटा को कंटिन्यूअसली रख देता है। यानी कि जैसे इस डेटा को रखा है उसने, अगर मैं पहले घर का डेटा देखूं तो अच्छा होगा। पहले घर का डेटा को उसने रखा होगा ब्लैंक 1, फिर 2, फिर 1, फिर 0.05, फिर 0.7, फिर ब्लैंक, 2 ब्लैंक के बाद 500, फिर 1, फिर ब्लैंक। ये कंटिन्यूअसली डेटा को रख देता है। एक के बाद जितना उसका लेंथ है उतना लेंथ को या तो ब्लैंक या 0 से फिल करेगा वो, और इसके बाद कंटिन्यूअस रूप से रख देता है। लेकिन थोड़ा सा वो मॉडिफाई भी करता है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर डेटा को दिखाऊं तो ये आपको जैसे कि यहाँ पर 2, 1, 0.057, अगर ये डेटा जो है आपका 2, 1, 0.057, फिर 500, यहाँ पर 500 के बाद 07, फिर 500, फिर उसके बाद 1 जो मीडिया के लिए है, तो ये कंटिन्यूअसली डेटा को रख देता है। लेकिन थोड़े से मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, तो एक बार फिर से हम डेटा को जरा से देखते हैं कि ये डेटा में सबसे पहले तो है आपका एक ब्लैंक 1 जो घर का नंबर है। तो इसने पहले तो वो डेटा में ब्लैंक 1 ये आपका घर का नंबर उसने रखा। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ऐसा है जो 1 जो वो कास्ट के इंफॉर्मेशन 2 के पहले रखा है। या डेटा को अगर हम देखें, कास्ट का इंफॉर्मेशन 2 है, तो ब्लैंक 1 के बाद 2 को डायरेक्ट नहीं रखा, बीच में एक इंफॉर्मेशन उसने अपने से जोड़ा है। ब्लैंक 1 घर का नंबर, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन अपने से जोड़ा है, और तब वो कास्ट को लिया है, तब वो वेदर लैंड है कि नहीं है, घर का एक उसने रखा है, और एक होने के कारण फिर उसके बाद उसके कितनी ज़मीन है, फिर उसके पास 07 फैमिली, और इसके बाद पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 500, और इसके बाद फिर मीडिया कौन सा यूज़ कर रहा है। लेकिन ये ब्लैंक 1 यानी घर के नंबर के बाद ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो नोट करता है, ये महत्वपूर्ण है और इसे समझने की ज़रूरत है। ये क्या है, तो इसे समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा एक्सेल में डिक्शनरी का लेआउट देखते हैं। ये लेआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डेटा को समझने के लिए। ये लेआउट दिखाता है कि ये जो बैगनी कलर से आपको चीज़ें हैं वो हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन है, बेसिकली आईडी का इंफॉर्मेशन है। आईडी को एकदम CS Pro अलग ढंग से समझता है। देखिए, जैसे ही मैंने इसे को चूज़ किया, अपने आप वो बताने लगा कि ये आईडी हाउस होल्ड नंबर के लिए है। इसके बाद ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ये आपका यूनिट्स के इंफॉर्मेशन है। 3 यूनिट हैं और 3 यूनिट के अलग अलग इंफॉर्मेशन वो ब्लू कलर से दिखा रहा है। इस ईच यूनिट के भीतर जैसे ये इंफॉर्मेशन जो एक दिखा रहा है, वो सीधे जैसे इसे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पर कास्ट को सेलेक्ट करने लगा। इसके बाद कास्ट के बाद वेदरलैंड के बाद ये आपका लैंड साइज, फिर ये आपका फैमिली साइज। इस तरह से ये पूरा लेआउट बताता है कि जब ये डेटा टेक्स्ट में ऑर्गेनाइज होगा तो किस फॉर्म में होगा। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जरा हम सोचने की कोशिश करें कि क्या डेटा हमारा कैसे बनेगा। इसके ये जो आईडी है और ये जो यूनिट है, यानी बैगनी कलर और ये ग्रीन कलर के बीच में ये येलो कलर का एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन CS Pro हर यूनिट के साथ जोड़ता है। यानी जितने भी यूनिट्स हैं उनमें 2 इंफॉर्मेशन CS Pro खुद जोड़ता है, एक तो आईडी और दूसरा ये येलो कलर। जब मैं येलो कलर को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए लिखा है उसने रिकॉर्ड टाइप। ये रिकॉर्ड टाइप क्या होता है? रिकॉर्ड टाइप आप देखिए हर जगह उसने एक रिकॉर्ड टाइप के लिए जगह बना रखा है। आप कोई भी यूनिट अगर सेलेक्ट करेंगे, जनरल के जगह पर इंडिविजुअल भी सेलेक्ट करें तो भी उसके ऊपर वो रिकॉर्ड टाइप को दिखाता है।
OCP सेलेक्ट करें तो भी वो रिकॉर्ड टाइप को दिखाता है। यानी ये सबसे पहले तो वो उसने आपको आईडी दे दिया, आईडी के बाद वो रिकॉर्ड टाइप का एक जगह अपने लिए बना लेता है, और फिर रिकॉर्ड टाइप के बाद तब जो यूनिट्स के इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये जो यूनिट है जो ऑक्यूपेशन यूनिट, वो ऑक्यूपेशन यूनिट के जो फील्ड्स हैं उनको ये जगह देता है। तो ये दो आईडी और रिकॉर्ड टाइप, इसका मैनेजमेंट CS Pro खुद करता है, हर यूनिट के साथ वो इसे जोड़ देता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसे समझें कि ये जो 3 यूनिट हैं, आप देखिए इसमें 3 यूनिट के साथ ये रिकॉर्ड टाइप वो खुद उसने बनाया कि जनरल रिकॉर्ड टाइप जिसको भी है उसके साथ 1 डालो, इंडिविजुअल रिकॉर्ड के साथ 2 डालो, और ऑक्यूपेशन के साथ 3 डालो। ये बात उसने खुद सेट किया, यानी जो जनरल का इंफॉर्मेशन, इसके सारे इंफॉर्मेशन के बाद 1 डाला होगा उसने, इंडिविजुअल टाइप का जो इंफॉर्मेशन उसके बाद 2 डाला होगा, और ऑक्यूपेशन टाइप को बाद उसने 3 डाला होगा। तो ये अगर डेटा को अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हम इंडिविजुअल के इंफॉर्मेशन देखें तो 2 डिजिट का तो घर का नंबर, इसके बाद वो सभी का रिकॉर्ड टाइप, वो 5 लोग हैं घर में, 5 लोगों के घर के लिए उसने 2 डाला। इसके बाद वो पहला आईडी कोड के लिए 1, दूसरा आईडी कोड के लिए 2, तीसरा आईडी कोड के लिए 3, ये सभी जो इंफॉर्मेशन है आपका ये 1 2 3 4 5 इस तरह से रखा है। इसके बाद वो 1 का अगर लाइन में चलें तो 199 ब्लैंक 350, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको उसने रखा होगा पहले आईडी के लिए। अगर हम देखें तो 1 के बाद ये 2 तो उसने रिकॉर्ड टाइप के लिए रखा, इसके बाद ये ब्लैंक 1 आईडी कोड, तो 199, इसके बाद आपको ब्लैंक 350, ऐसा ही इंफॉर्मेशन ये डेटा में है, 199 ब्लैंक 350, उसके बाद 1 1। तो ये इंफॉर्मेशन आपका अगर आप यहां देखें तो 199 ब्लैंक 350 1 1, ये इसी तरह से ऑक्यूपेशन 3 के जो यानी कि जो ऑक्यूपेशन के लिए जो 3 वाला इंफॉर्मेशन था उसके 2 रिकॉर्ड हैं, और दोनों रिकॉर्ड के सामने उसने 3 डाला है, और इसमें अब इसके बाद ऑक्यूपेशन कोड, फिर आईडी ग्रुप, और फिर उस ऑक्यूपेशन से होने वाला इनकम। ये आपको अगर डेटा में देखिए तो यहाँ 2 इनकम चीज़ें हैं, और पहले में आईडी 01 काम कर रहा था, दूसरे में 02 03 05, और ये 2000 रुपया ला रहा था। तो इस इंफॉर्मेशन को उसने घर नंबर 1 के लिए ये जो 2 इंफॉर्मेशन है इन सब के लिए 3 डाला, और इसके बाद आईडी ग्रुप का इंफॉर्मेशन और ये इनकम का इंफॉर्मेशन रखा। इसके बाद घर नंबर 2 शुरू होता है, उसका इंफॉर्मेशन उसने 2 के लिए रखा सब, ठीक है। इसके बाद ये घर नंबर 3 शुरू होता है, वो 3 के लिए सारे इंफॉर्मेशन रखा। इस तरह से घर में जो 12 घरों की जो एंट्री हुई है, वो 12 घरों की एंट्री आपको यहाँ पर वो करता है, पूरे इंफॉर्मेशन को रखता है। तो इस तरह से आपने देखा कि CS Pro अपने आप में डेटा को चूंकि टेक्स्ट फॉर्म में रखता है, ये अच्छी बात है, और उसके कारण से हमें बहुत सारी आसानी होती है कि कोई भी एप्लीकेशन पढ़ सकता है। लेकिन CS Pro डेटा को एक सर्टेन ढंग से ऑर्गेनाइज करता है, यानी हर यूनिट के पहले आपको आईडी और रिकॉर्ड टाइप वो खुद जोड़ देता है। रिकॉर्ड टाइप जोड़ता है इस यूनिट को की पहचान के लिए, कि जब भी इस यूनिट के डेटा को हमें पहचानना पड़े तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। और आईडी सभी के साथ जोड़ता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि सर्वे के सारे इंफॉर्मेशन आईडी के साथ लिंक्ड होते हैं। तो इस तरह से CS Pro इस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। सवाल ये है कि CS Pro जो इस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, ऐसा क्यों? क्या ये सबसे एफिशिएंट तरीका है? ये हम लोग अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।